जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का 85% पोर्शन एक शॉट में ख़त्म करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, कितने बॉन्ड बनाता है, कब बनाता है, हाँ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सारे प्रिंसिपल खत्म कर देंगे। हाँ, सारा केमिकल बॉन्डिंग, सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सारा नहीं मतलब 85% तक। तो कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे उसके, वो आप किसी और वीडियो में हम कवर कर लेंगे, है ना। लेकिन जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपको मैं दे दूंगा इसमें कि कैसे चैप्टर्स कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब वो 4 नंबर कौन से हैं? N, L, M, S। ठीक है, तो N इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। इनके सिंबल क्या क्या हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय N, इट इज एजीमुथल डिनोटेड बाय L, मैग्नेटिक डिनोटेड बाय M एंड स्पिन डिनोटेड बाय MS, सबस्क्रिप्ट S। और इसको हम S भी बोलते हैं, सिंपल। किसी बुक में MS लिखा होगा, किसी बुक में S लिखा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। दोनों सिंबल इसी के हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के। आपको बताएगा जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब जो हम टॉपिक करेंगे उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है उसमें से आपको ये शेल बताएगा। ठीक है, क्वांटम नंबर बेसिकली एड्रेस बताने के काम आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल बताएगा। शेल हमेशा 1 2 3 4 रहेंगे ना, 0 से स्टार्ट नहीं होती है शेल। बच्चे गलती कर देते हैं, 0 लिख देते हैं शेल को। अरे तुम क्या -10th क्लास में पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। उसी तरह के तरीके से कोई नंबर है, वो अगर किसी को हम काउंट कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, है ना। तो नंबर ऑफ फर्स्ट शेल कौन सी होगी? वो 1 होगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड शेल 2, थर्ड शेल 3, चौथी शेल 4। ठीक है, L हमेशा N-1 होगा। N-1 मतलब प्रिंसिपल में से एक घटा दो। जैसे कि 1 है, इसमें से 1 में से एक गया 0। ठीक है, मैग्नेटिक भी 0 आएगा। ये आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगा। देखो, ये तो आपको बताएगा सब शेल। ठीक है, कौन? एजीमुथल आपको सब शेल बताएगा। ठीक है, ये आपको शेल बताएगा। मैग्नेटिक आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देगा और स्पिन आपको स्पिन क्वांटम नंबर से पता लग जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन। चलो, तो स्पिन ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक +½ होगा और दूसरा -½ होगा। ठीक है, ओके। अब 2 साइड शेल, दूसरे नंबर शेल के लिए L की वैल्यू क्या आएगी? 2 वैल्यूज आएंगी, 0 और 1, क्योंकि N-1 वैल्यूज होती हैं। तो 0 और 1 2 वैल्यूज हैं, है ना। अब इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रहेगा और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -L2 + L जाती हैं। ठीक है, -L2 + L जाती हैं। तो +1 है ये, तो ये वैल्यू आएगी -1, 0 और +1। और हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें टोटल, है ना। ओके, तो सबकी स्पिन +½ और -½ ओके। अब 3 नंबर में क्या होगा? 0 1 और 2। ठीक है, 0 1 और
2। अब 0 1 और 2 के 0 के लिए 0 होगी, ये माइनस L2 प्लस L वैल्यू जाएगी, 1 के लिए -1 0 +1 है, 2 के लिए -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ऑर्बिट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताएगा, ये वैल्यूज रहेंगी उस ऑर्बिटल की। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथी शेल है सेम तरीके से आप लिख सकते हो। क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, 0 1 2 3, ये एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज रहने वाली हैं। अब ये जो आपको ऑर्बिटल बता रहा है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। 7 ऑर्बिटल है, 7 खाने हैं, 7 डब्बे हैं, जो मर्जी बोल लो इसको। ठीक है, तो ये आपको ऑर्बिटल बताएंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो 5 है, ये 5 की वैल्यूज क्या क्या है, +1 0 +1 +2। तो इस तरीके से आपको ऑर्बिटल के बारे में जानकारी दे रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके अंदर वो मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होती है। अब जैसे 3 खाने हैं, 3 खानों में से ये px है, ये py है और ये pz है। ठीक है, इन तीनों की अलग अलग शेप मिलेगी आपको। उसी तरीके से d में dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz²। ठीक है, तो ये शेप्स हम अब ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की देखते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे क्वांटम नंबर, ध्यान कर लेना, एक डब्बे में, एक शेल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी ऑर्बिटल किसने दिया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने दिया था, और उनकी शेप क्या होगी वो देख लेते हैं। जैसे कि S सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, अरे एक ही था इसमें तो एक ऑर्बिटल था, है ना। कितने ऑर्बिटल थे, 1 ऑर्बिटल, और उसकी शेप क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, और ये जो शेप है, अब आप जब छोटी क्लासेस में थे ना, क्या करते थे, ये गोले बनाते थे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते थे, है ना, 2 8 8 18 18, है ना, 32। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को भरते थे। क्या ये इसी शेल में मिलते हैं, नो, इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में नहीं मिलते हैं। एक्चुअल में एक शेल एक 3 डायमेंशनल स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और वो जो 3 डायमेंशनल शेप है वो ये है, S सबशेल की, P सबशेल की, है ना। तो P सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। अब सबकी शेप क्या क्या होती है, देखो शेप, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये px हो गया। ठीक है, और अगर ये y एक्सिस है तो ये py हो गया, और z एक्सिस ये है तो ये pz हो गया। ठीक है, तो ये शेप हो गई इन तीनों ऑर्बिटल्स की। मतलब इन लोब्स के अंदर आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो ये पहला तो था स्फेरिकल शेप S, ठीक है, और दूसरे जो P वाले हैं वो क्या है, डम्बल शेप। ठीक है, डम्बल शेप, है ना, P और P सबशेल जो होती है वो डम्बल शेप होती है। तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन इस एरिया में मिलेंगे, इस एरिया में। अब देखो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन बीच में इज 0। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लोब्स 0 रहती है। अब डी सबशेल जो होती है वो किस शेप की होती है, क्लोव शेप, है ना, पत्तियों की तरह, लौंग की तरह, है ना, इस तरीके से। ये ऐसे पत्तियां होती है ना, ऐसे 4 वाली,
इस तरीके से होती है। चलो देख लेते हैं क्या क्या शेप होती है। अब मैं एक्स वाई मान लूँ इसको, अब इन दोनों के बीच में लोब बना दूँ, ये डी एक्स वाई हो गया, ठीक है। एक्स जेड मान लूँ, अब तो बन गया डी एक्स जेड, ठीक है। एक्स वाई मान लें तो ये बन गया डी एक्स वाई, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर ये जेड एक्सिस है तो ये बन गया डी जेड स्क्वायर। तो 5 डब्बे बनाए थे और पांचों डब्बों की मैंने आपको शेप दे दी। इधर डी में कितने बनाए थे आपने, एल इज इक्वल टू 2 था तो डी आता है, एल इज इक्वल टू 1 था तो पी आता है, एल इज इक्वल टू 0 था तो एस आता है ना, एस पी डी। तो डी में हमने 5 डब्बे बनाए थे क्योंकि 5 वैल्यूज होती है, -2 to -2 -1 0 +1 +2 है ना, तो -2 -1 0 +1 +2, तो 5 डब्बे आ गए। पी में 3 डब्बे और तीनों की शेप बता दी, इसमें एक डब्बा, इसकी से शेप स्फेरिकल रहेगी। तो ये हो गई शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल है आपको ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे इस 3 डायमेंशनल स्पेस में। इसमें डम्बल क्लोव फॉर्म में मिलेंगे, क्लोव शेप में मिलेंगे, इसमें भी क्लोव, इसमें भी क्लोव, इसमें इसकी शेप है, इसको डम्बल शेप भी बोल सकते हैं और इसके बीच में रिंग है, ठीक है। और ये है क्लोव शेप का, ठीक है। तो इस शेप्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो रिंग है डी जेड स्क्वायर के गले में, लोब्स के अराउंड, वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी जेड स्क्वायर आपको क्लियर कर दिया है। तो ये थे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई है, क्या बोला कि एस में, एस सबशेल में एक बॉक्स होता है ना, पी सबशेल में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, है ना, एफ में 7 होते हैं, ठीक है। और उनकी शेप्स हमने देख लिया। एफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी टिपिकल शेप्स होती है एफ सब शेल की, तो इसलिए मैंने ली नहीं है वो, एसपीडी आपको मैंने बता दिया। तो अब ध्यान करो, 1 प्रिंसिपल शेल थी तो कितने थे, एक ही सब शेल था, है ना, एल इज इक्वल टू 0। अब एन की वैल्यू 2 आ गई तो एल इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी ना, n इज इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू 2 थी, मैक्सिमम वैल्यू 0 1 2 है ना। तो अब 0 और 1 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, चलो लिखना है लिख लो, 0 1 हो गया इसका, 0 1 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 4, 0 1 2 3। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 1 शेल है तो उसके अंदर सिर्फ s सब शेल होती है, और 2 शेल है तो इसके अंदर s भी मिलेगी और p भी मिलेगी, और अगर 3 शेल है तो आपको S मिलेगी, P मिलेगी और D भी मिलेगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर 4 सब शेल है तो S, P, D और F, आपको ये सारी की सारी सब शेल्स उसमें देखने को मिलेंगी। और तो अब आपको क्लियर हो गया कि 2s तो होगा लेकिन 2d नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2p तक ही खत्म होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 और p तक होगा, 2d इज नॉट पॉसिबल। देखो 2p और 2d, 2p होता है 2d नहीं होता। एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूं, देखो कैसे। n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू, l की वैल्यू देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले, L की वैल्यू 0, S
1p2d 3f। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, p के लिए क्या है, वैल्यू 1 है। अब p के लिए वैल्यू आई है 1, तो अब ये l की जो वैल्यू है क्या है, n-1 है। यस, इट विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 2d देखो, 2d के केस में क्या वैल्यू आएगी, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू क्या आ गया, n-1। सॉरी, d के लिए क्या वैल्यू है, 2 है। यहां पे तो n और l बराबर आ गए, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि l जो है वो n-1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और चीजें देखते हैं। अब एग्जाम में आपको पूछेगा क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे कि n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द सबशेल, नेम द सबशेल, नेम ऑफ द सबशेल बताओ। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द सबशेल, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप n इज इक्वल टू 3 है तो 3 नंबर की तो शेल हो गई, और l इज इक्वल टू 2 है तो मतलब 3d हो गया। आपको बताया था मैंने 0s 1p 2d है ना, तो ये आ गया 2d। तो l की वैल्यू 2 है तो सबशेल आएगी d। अब आपको अगर ये दे दे दूसरा क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 0। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन दैट ऑर्बिटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट, इन दिस ऑर्बिटल, इन दिस ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। अब ध्यान करो, ये क्या आ गया, 3 आ गया, l इज इक्वल टू 1, मतलब p की बात कर रहे हैं। 3p तो आ गया इन दोनों से वैल्यू से। अब m इज इक्वल टू 0 बोल रहा है ये, तो आपको पता है m की वैल्यू, l अगर 1 है तो क्या होगी, -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज आएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इस बीच वाले डब्बे में पूछ रहा है, 0 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने में, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इफ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नीट IIT JEE में दोनों में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, अब शेप्स हो गई हैं, अब बॉन्ड ऑर्डर पे चलते हैं। अब देखो, कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनता है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है, इसीलिए बॉन्ड बनाता है। अब कितने बॉन्ड बनेंगे हैं, ये सब कैसे पता लगेगा आपको, कितने बॉन्ड बनेंगे ये पता लगेगा आपको बॉन्ड ऑर्डर से। अगर होमोन्यूक्लियर की बात करें, होमोन्यूक्लियर मतलब होता है एक ही तरह के एटम्स की बात करें, जैसे O2 N2 Fe2 है ना, O2 N2 Ne2 है ना, इस टाइप के एटम्स की बात करें तो, और ये भी बताएगा कि बॉन्ड ऑर्डर ये भी बताएगा कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा पृथ्वी पे। ठीक है, तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। उसके बाद शेप्स के बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद कुछ हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक्स बताऊंगा आपको, कैसे शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली देखो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो अभी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिखाए ना मैंने, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ के, अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ गए, ठीक है, और जुड़ के या सब्ट्रैक्ट हो गए, है ना, ऐड हुए तो क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, और
सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उनको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं या पाई से, है ना, सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो पाई। एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से। अभी मैं यही बताऊंगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। पहले इतना ध्यान कर लो कि सिग्मा और पाई क्या होते हैं और सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या होते हैं। ऐड करो तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सब्ट्रैक्ट करो तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चलो देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती कैसे है।